वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की मुख्य परीक्षा अभी चल रही है। आज पेपर 4 था, कल पेपर नंबर जो 3 था वो हुआ था। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पेपर 3 उसके जो क्वेश्चन है 3 मार्कर, उनके आइडियल आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इससे आपको हेल्प ये मिल सकती है जो लोग अभी प्रेजेंट में एग्ज़ाम दे रहे हैं कि मतलब अगर चलते चलते आपने देख लिया तो कल के पेपर को आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। बाकी नए स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप समझ पाएंगे कि कैसे आंसर हमें लिखना चाहिए, कैसे हमें आंसर, कौन सी कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर तीसरा जो है ये पार्ट ए और बी में डिवाइड नहीं होता है, ये पूरा का पूरा 10 यूनिट का पेपर एक साथ दिया जाता है। तो हर यूनिट से 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये साइंस का है और ये परेशान ज़्यादा करता है स्टूडेंट्स को। तो देखें कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या उनका आइडियल आंसर होगा। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन जो है, ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की है, क्या यह वाक्य सही है या गलत। एनर्जी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क, इज दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। अब साइंस है, प्योर फिजिक्स है, क्वेश्चन कुछ ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आते हैं जो हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इनको सॉर्ट आउट करने के लिए। इन डेप्थ से मतलब है ऐसा नहीं कि सतही तौर पर आप पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, तो सिलेक्शन में ले। इसलिए ल्यूसेंट जैसी किताबों से आप चाहो कि हम लोक सेवा आयोग की परीक्षा निकाल लें, सिविल सर्विस निकाल लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको इनका गहन अध्ययन करना पड़े। रही बात इस स्टेटमेंट की, तो 10 शब्दों में लिखना, 1 से 2 लाइनों में लिखना है, तो आप लिखेंगे हाँ ये सही है। ठीक है, अब सिर्फ हाँ ये सही है लिखने से 1.5 तक दे देगा वो, इससे ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपको देने में थोड़ा सा संकोच कर सकता है। तो इससे ज़्यादा फिर क्या लिख सकते हैं, तो आप बता देंगे कि देखो ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई इक्वल कौन से पैरामीटर में होती है। यानी जो मेथड होते हैं ना, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल, तो सिस्टम इंटरनेशनल के तहत दोनों को हम एक ही यूनिट में मापते हैं। जैसे जूल, जूल ऊर्जा की भी इकाई हो जाती है और कार्य की भी इकाई हो जाती है। तो आप लिखेंगे कि हाँ सही है। एसआई जो तरीका है या मेथड या पद्धति में कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है। बस इतना लिखना है और आपको पूरे 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था पहली यूनिट जो उसी से संबंधित है। फिर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा मतलब अब चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से है तो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है साइंस, बट अब यदि आप कॉमर्स पढ़ के आ रहे हो, आर्ट साइड से आ रहे हो, तो प्रॉब्लम करता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, एक तो इन्होंने ये पूछा है, और फिर साथ ही साथ इसमें ये जोड़ दिया है क्या अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया या मीडियम। तो वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की गति हम सब रट लेते हैं, 10th लेवल का जो जीके रहता है उसमें हम रट लेते हैं, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि अरे माध्यम के बदलने से क्या उसकी गति है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो निर्वात में जो प्रकाश की गति है वो लिख देंगे आप, जो भी आप जैसे जनरली हम पॉइंट इंटू 10⁻⁴ में लिखते हैं, आप वैसे लिख सकते हैं। आपको किलोमीटर में लिखना है एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हो, वो फैक्ट है, आप इसको लिखने जो पता है वो लिख देंगे। दूसरी बात आती है कि स्पीड लिख दी कि इतनी है, फिर लिखेंगे हाँ अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो लिखेंगे हाँ अलग होती है, अलग होती है। अब इस अलग होने का कारण क्या है, क्यों, तो ये डिपेंड करती है कि जिस माध्यम से होकर के प्रकाश जाता है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं अपवर्तनांक। अगर आप ये जोड़ देंगे तो आपके लिए ये और भी अच्छा रहेगा, है ना। तो प्रकाश की लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, और माध्यम बदलने से उसकी स्पीड जो है वो बदल जाती है। माध्यम जैसे पानी में से होकर प्रकाश की गति बदल जाएगी, हवा में जाएगा तो उसमें बदल जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर। इसलिए आपका आंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट, जो नंबर दिया है वो लिख दो और फिर लिखेंगे हाँ
परिवर्तित होती है माध्यम के साथ, क्योंकि यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो आपको पूरे 3 नंबर उसको देने ही पड़ेंगे, उससे वो कम नहीं कर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो है, उस सिस्टम इंटरनेशनल में विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं। आप सिलेबस अगर उठाते हो तो सिलेबस में लिखा है भौतिक मापन की विधियां, तो वहां से क्वेश्चन देखो 3 मार्कर में पूछे जा रहे हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हो सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर से मापते हैं। तो आप सीधा सीधा लिख दोगे कि इसको एम्पियर में मापा जाता है, और एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं, यानी उसका जो सिंबल है वो क्या है, तो कैपिटल A के रूप में बना देते हैं। इतना लिखने भर से उसको आपको 3 नंबर देना चाहिए। कंजूस है थोड़ा सा तो 2 नंबर दे देगा, ठीक है। 3 कैसे मिलेंगे, तो 3 अब थोड़ी सी फिजिक्स इसमें डाल सकते हो। तो जो 1 एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर मतलब क्या हुआ, तो 1 एम्पियर यानी विद्युत धारा वास्तव में है क्या, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो रहता है वो आवेश, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन से A से B की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, विद्युत धारा इसके अपोजिट प्रवाहित होती है। तो एक तरीके से ये चार्ज आवेश का प्रवाह है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो कूलम में मापते थे ना आवेश को, तो आप चाहो तो इसको भी जोड़ सकते हो कि 1 कूलम पर सेकेंड या कूलम पर सेकेंड के रूप में इसको लिख सकते हो। तो 2 तो आपको मिल जाएंगे एम्पियर भर लिखने से, ए लिखने से कि इसको सिंबल हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा कि कूलम प्रति सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर के, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहली यूनिट जो थी वहां से 3 क्वेश्चन जो थे बनने लायक हैं एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा है, वो पूरे 3 नंबर इसमें लेकर आ जाएगा। पेपर 3 अगला दूसरी यूनिट से यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन इजी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे ये वाला प्रश्न बहुत ही इजी था कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो कोई भी आप उदाहरण इसमें, यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें एक पदार्थ जो है अपने दूसरे में चेंज हो जाता है, और फिर उसे वापस हम सामान्य विधियों से नहीं ला सकते। जैसे जनरल हमें याद होगा जब हम साइंस पढ़ना शुरू करते थे 7वीं 8वीं में, आजकल तो बहुत पहले पढ़ा देते हैं, दूध से दही का बनना ये केमिकल चेंज है। आपको ये लिखने में लगेगा अरे मुझे 1 नंबर मिलेगा, तो आप लिख सकते हो कि यदि हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, दहन करते हैं, कंबशन करते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। आप ये भी नहीं लिखना चाहते, आप कोई केमिकल रिएक्शन देना चाहते हैं, तो पानी का निर्माण, जैसे पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला देते हैं तो पानी बन जाता है, ये केमिकल चेंज है। ज़रूरत नहीं है आपको इस रासायनिक क्रिया को बैलेंस करने की, कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गए। ये भी नहीं लिखना चाहते हो, आप सिंपल लिख दो सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, NaCl बन जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। यानी कोई भी आपको याद हो वो लिखने पर आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, इसमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री यानी दूसरी यूनिट से पूछा था, ये प्रॉब्लम करने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा, कि मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन को कभी कभी ऑपिएट्स क्यों कहा जाता है या अहकैनी क्यों कहा जाता है। मॉर्फिन समटाइम्स रेफर्ड टू एज ऑपिएट। तो मॉर्फिन का उपयोग करते हैं पेन रिलीफ के रूप में, दर्द निवारक के रूप में। तो बस का इसका एक लाइन में आंसर बनेगा, ऑपिएट पूछ रहे हैं तो ऑपिएट का मतलब क्या होता है, तो पारंपरिक रूप से ऑपिएट ट्रेडिशनली रिफर्स टू सब्सटेंस दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम ओपियम, पॉपी प्लांट, ठीक। बस यानी ओपियम प्लांट यानी एक तरीके से ये एल्केलॉइड्स जो रहते हैं, ड्रग्स इनसे बनाए जाते हैं, अफीम से भी जोड़ सकते हैं, तो उस पौधे से इसको निकाला जाता है, जिसका हम एक तरीके से नाम क्या है, ओपियम प्लांट, यानी ओपियम नामक पौधे से निकालते हैं या उससे बनाते हैं, इसलिए मॉर्फिन को हम ऑपिएट्स कह देते हैं। एक लाइन में लिखने पर आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक। और लिखना चाहते हैं, समय है, आपके पास नॉलेज है, तो फिर भी जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो।
ठीक, तो बस इतना लिखने से वो आपको 3 नंबर दे देगा। तो सेकंड यूनिट में पहला क्वेश्चन सरल था केमिस्ट्री का, केमिकल चेंज का उदाहरण दीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि सेकंड यूनिट का दूसरा जो क्वेश्चन था कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इतनी आसानी से तो नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है। अब सेकंड यूनिट केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन 3 मार्कर का और भी कठिन कर दिया था, क्योंकि जनरल जीएस के तहत हम पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। अब वहाँ पर एटॉमिक संरचना देख ली, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ वाइज जाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यानी उनमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ें, वो इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इग्नोर किया है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बनेगा, और इग्नोर नहीं किया है, ठीक से आपने पढ़ाई की है तो जरूर बनेगा। होता क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है एम कोश में, यानी एम शेल जो रहती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेल हैं इनका नामकरण किया जाता है के, एल, एम, एन, ओ करके। यानी अगर मैं थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की चर्चा करूं तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रल उदासीन जो है न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके चारों ओर अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली सेल जो है उसे हम के सेल के नाम से जानते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 2 कंप्लीट हो जाते हैं तो दूसरी सेल जो बनती है, उस दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उस दूसरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 8 हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही फिर जब तीसरी सेल बनती है तो तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो ये नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n² से निकाली जाती है। n क्या है यहाँ पर, n है कि वो कौन सी सेल की बात कर रहे हैं। जैसे k जो है वो पहली सेल होती है, l जो है दूसरी होती है, m जो है वो तीसरी होती है। तो 2n² का मतलब हो गया कि 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि देखो पहली सेल में सिर्फ s ऑर्बिटल पाई जाती है तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2s में 2s के साथ साथ 2p भी ओपन हो जाती है, s में 2 जाते हैं, p में 6 जाते हैं। और उसके बाद फिर तीसरी, जैसे m नाम दिया जा रहा है, इसमें s भी होती है, इसमें 2 रहते हैं, और फिर p भी होती है, इसमें 6 होते हैं, इसमें d और ओपन हो जाती है जिसमें 10 होते हैं। तो इनको अगर आप टोटल करेंगे तो 18 हो जाते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डेप्थ वाइज अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उससे कनेक्टेड है, तब जा करके बने। ठीक है, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन यानी दूसरी यूनिट से ये हो जाते हैं। अगली जो यूनिट थी वो बायो से रिलेटेड है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन है 3 मार्कर के। एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि अधिकांश जीवाणु कोशिका भित्तियां किस पदार्थ की बनी होती हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, यानी जो सेल वॉल है, जैसे कोशिका भित्ति कहते हैं जीवाणुओं की, उसका निर्माण कौन से पदार्थ से होता है। जैसे प्लांट में प्लांट सेल होती हैं तो ये हम पढ़ते हैं, इनमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्लांट सेल और जो एनिमल सेल हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो वहाँ पर ये डिफरेंस के रूप में आपको बताया जाता है कि प्लांट सेल जो है उसमें सेल्यूलोज बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और जो एनिमल सेल है या बैक्टीरियल सेल है उनमें सेल्यूलोज की जगह क्या, वो किससे बनी होती हैं, तो वो बनी रहती हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन की। तो बस आपको ये लिखना है कि अधिकांश जीवाणु कोशिका भित्तियां पेप्टिडो या प्रोनाउंसिएशन एकदम से मिस हो रहा है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती। बस इतना लिखने पर उसे 3 नंबर देना चाहिए। 2 तो देगा ही, तो थोड़ा सा आप और जोड़ सकते हैं कि इससे क्या होता है, इस मैटर से, इस सब्सटेंस से इनका निर्माण होता है। तो ये कोशिकाओं की जो दीवार है इनमें स्ट्रक्चर जो है मजबूत रहता है ना। तो ये चीजें लिख करके आप 3 नंबर प्राप्त कर सकते। तीसरी यूनिट का दूसरा क्वेश्चन था किण्वन, यानी जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं, तो उसको उन्होंने पूछा है कि इसको डिफाइन कीजिए। इजी था, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फर्मेंटेशन यानी चीज़ें जब सड़ गल जाती हैं, या ऐसे समझो कि शराब का निर्माण जो होता है वो भी फर्मेंटेशन से किया जाता है, ब्रेड जो बनाई जाती है वो भी फर्मेंटेशन से किया जाता है। तो बस उस फर्मेंटेशन को डिफाइन करना था।
1 से 2 लाइनों के बीच में आप, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में, यानी ये कैसी प्रक्रिया है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें जो शर्करा होती है, शुगर होती है, या जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है उसमें तोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए ईस्ट, बैक्टीरिया, इन सब की जरूरत पड़ती है ना, तो वहां से बन जाते हैं। यानी फर्मेंटेशन, दूध जो है दही के रूप में जम जाता है, वो भी फर्मेंटेशन की वजह से ही बनता है। अल्कोहल का निर्माण हो गया, वो भी फर्मेंटेशन की वजह से होता है। तो ये सब एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया, इनकी सहायता से पदार्थ को सिंपल या सरल यौगिक में तोड़ना। उदाहरण के रूप में दूध से दही का जमना या कार्बोहाइड्रेट से शराब का बनाना, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। प्रकाश जी खुश रहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था बायो का, तीसरी यूनिट से जुड़ा हुआ। यहाँ ये प्रश्न भी अच्छा है, मेंस के सारे स्टूडेंट इसको करके आए होंगे, क्योंकि ये लंबे समय से सिलेबस में है। जब हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो 70S और 80S ये आते ही हैं। तो 70S और 80S राइबोसोम्स जो हैं, इसमें S से क्या मतलब है, S किसको रिप्रेजेंट करता है, एस का क्या इंडिकेशन है। तो एस सिर्फ बहुत एक लाइन का आंसर है कि एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, यानी एक प्रकार से ये इकाई बताता है। यानी सेडिमेंटेशन रेट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रण जब होता है तो उसमें जमने की दर को बताते हैं, उसे तो स्वेडबर्ग यूनिट के रूप में मापा जाता है। तो इतना लिखोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। नहीं लिखा होगा, छूट गया होगा। चौथी यूनिट साइंस, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। इसके क्वेश्चन अच्छे थे जो आसानी से बने थे। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर दो तरीके से जनरली डिफाइन करते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल होता है। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बस यही आपको बताना था कि हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर या दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है ना। तो इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। अब एनालॉग और डिजिटल को कैसे समझ सकते हो, अगर सामान्य तरीके से कोशिश करें तो आप समझ लो कि जैसे हमने देखा है बाइक में, स्कूटर में जो स्पीडोमीटर लगा है जिसमें सुई लगी रहती है, तो वो एनालॉग हो गया, डिजिट आते हैं डिजिटल हो गया। तो दोनों को मिला करके हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में इसका यूज करते हैं। इतना लिखने पर आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या अंतर है आपको वो लिखना, दोनों में क्या अंतर होता है। तो अब दोनों में अंतर, यानी इसको ऐसे समझ लो कि एक की हमें आधार प्रोवाइड करता है, दूसरे से हमें इंफॉर्मेशन। यानी एक जो है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम सूचनाओं को एक्सेस कर पाते हैं। तो इंटरनेट जो है ये ग्लोबल एक प्रकार से नेटवर्क है, यानी पूरे दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देता है। और उन दुनिया भर के कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो फिर उनसे हम चीज़ों को एक्सेस कैसे कर पाएंगे, उनका हम उपयोग कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। उस प्रोटोकॉल को हम एक प्रकार से WWW के नाम से, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। यानी ये एक तरीका है, एक विधि है जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। यानी मान के चलो आपने कंप्यूटर 4-5 जोड़ दिए, मैं अब कोई वेबसाइट खोलना चाहता हूं तो वेबसाइट का मतलब WWW, उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन कैसे ले पाएंगे, तो वो चीज़ें हमें ये प्रोवाइड कराता है। तो इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरनेट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सर्विस। यानी ये सेवा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरे शब्दों में जो बताया वैसे लिखेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है नागरिकों और अन्य हितधारकों को जानकारी और सेवाओं के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार का कौन सा पोर्टल है। यानी ऐसा पोर्टल जो सिंगल विंडो एक्सेस के रूप में काम करता है, यानी एक ही जगह जहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो सिटीजन के लिए जो है वो कौन सा यहाँ पर प्रदान किया गया है, कौन सा सरकार ने बनाया हुआ है, उसका नाम है। बता सकते हो आप लोग कि कौन सा बना हुआ है, कभी उपयोग किया उसका। तो वो है India.gov.in। बस आपको पोर्टल का नाम भी लिख देंगे ना
तो भी आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कहीं से लेके कहीं तक कुछ भी काटने जैसा नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा था जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाता है। पांसा, डाइस जिसे बोलते हैं ना, लूडो खेलते हो ना, तो एक पांसे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। तो डाइस में आपने देखा होगा नंबर यानी डॉट बने रहते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, इतने डिजिट तो रहते हैं ना। यानी जो डाइस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 1 बना है, इस जगह 2 डॉट बने होंगे। ऊपर मान लिया कि यहाँ 3 होंगे, पीछे ऐसे 1 2 3 4 5 6 बने हुए। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने डाइस फेंका तो इसके आने की संभावना क्या है? सम के रूप में 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए। टोटल डिजिट कितने हैं? 6। 6 में से 3 सम है और 3 विषम है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के लॉ में देखें तो आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? 50% हो जाएगी ना। 50% चांस है कि वो सम आ जाएगा, 50% चांस है कि विषम आ जाएगा। यानी एक सिक्का अगर आप उछालते हैं, सिक्के के हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इससे ज्यादा तो उसमें है नहीं ना। यहां अगर ये पूछा जाता है कि एक डाइस को उछालने पर नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये बदल जाता है, क्योंकि 6 है, 6 में 2 आने की संभावना एक बार बनती है, 6 में एक बार बनती है ना। तो ये बड़ा सिंपल था, तो यहाँ पर आप बोल देंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 50% होगी, 50% होगी। इसमें 3 नंबर देगा, इसमें कहीं से लेके कहीं तक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कटेंगे भी नहीं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन काफ़ी ठीक थे। यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 20, यानी 0 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 0 से लेकर के 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ना। तो ये तो किया होगा सॉल्व। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये सामने आ गई। नंबर 2 यानी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं और दूसरा 1। तो 2 3 5 7 11 13 17 और 9 कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? आप ये भी लिख सकते हो और उनके नंबर भी लिख सकते हो। 8 जो है वो प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला था, लेकिन है तो इजी। मैथमेटिक्स इतना तो लगाते हो ना, अनुपात समानुपात। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर अनुपात दिए हैं 3:5, दूसरा दिया है 5:7 और तीसरा दिया है 7:2, 3:5, 5:7 एंड 7:9। तो अब इनका कंपाउंड रेशियो पूछा है, संयुक्त अनुपात क्या होगा। तो संयुक्त अनुपात कैसे निकालते हैं? बहुत इजी। ये जो रेशियो दिए हैं इनका आपस में आप क्या कर लो, यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो बस, और उसके बाद इनका जो GCF है वो निकाल सकते हो, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे, वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना। तो 15:35:60। तो इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर लो। ओके, नेक्स्ट ये पूछा था डॉट्स का पूर्ण क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। तो डॉट्स मेडिसिन, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए प्रश्न हैं ये, है ना। टीबी के इलाज के लिए डॉट्स का कोर्स चलाया जाता है, तो उसका ये डॉट्स है क्या? तो डॉट्स का मतलब सिंपल जो है बस वही यहाँ आपको लिखना था, नहीं लिख पाए होंगे कई सारे लोग। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तो इतना लिखने पर वो 3 नंबर देता। ठीक, तो WHO के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में ट्यूबरक्लोसिस पहले गंभीर बीमारी थी, आज भी फैलती है, लेकिन बड़ी आसानी से ये अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो 3 to 6 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा था अष्टांग योग क्या है। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन हो गया था एस्पिरेंट्स के लिए कि अष्टांग योग को हम कैसे, लेकिन मैं मानता हूँ, मान लो मुझे नहीं पता अष्टांग योग क्या है, तो क्या हम छोड़ के आ जाएंगे इसको? कोशिश तो करेंगे कि उस शब्द से हमें कुछ याद आता है, या उस शब्द से हम कुछ रिलेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लिख सकते हैं कि 3 में से कम 1 नंबर तो देके जाए वो वैल्यूअर।
तो चूंकि योग से संबंधित है, अष्टांग है, नंबर इसमें 8 जुड़े हुए हैं, हो सकता है योग करने की 8 क्रियाओं के बारे में बात की जाती हो। अगर ऐसा भी आप लिखते तो 1 नंबर तो गारंटेड मिल ही जाता है। ठीक, चलो देखते हैं। तो अष्टांग योग यानी इसमें 8 अंगों को एकीकृत किया जाता है, वही बातें हैं। यानी 8 प्रकार की योग की क्रियाएं हैं। वो कौन कौन सी योग की क्रियाएं हैं 8 प्रकार की? अगर पूरी लिख दी तो 3 नंबर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन 8 क्रियाओं को इंटीग्रेटेड करना अष्टांगिक योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यूनिसेफ जो है उस पर शॉर्ट नोट्स लिख लिए। ये बड़ा अजीब सा प्रश्न इन्होंने पूछ दिया कि यूनिसेफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी लिखने के लिए आपने शब्द कितने दिए हैं? 10 शब्द। तो आप फुल फॉर्म पूछो ना। 10 शब्दों में तो हम यूनिसेफ का फुल फॉर्म ही लिख पाएंगे। उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलो लिखनी पड़ेगी भाई, उन्होंने पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा। तो यही लिखो कि इसकी स्थापना हुई थी इस ईयर में और क्या काम करती है। तो ये बच्चों के लिए यानी विश्व भर में बच्चों के लिए एक आकस्मिक फंड का निर्माण करती है। तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को स्थापित यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, जो बच्चों की वेलबींग यानी उनके खुशहाल जीवन के लिए कार्य करता है विश्व स्तर पर काम। तो 10 शब्दों में से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप इसको 50 शब्दों में पूछते तो ये पूरी इतनी बड़ी टिप्पणी को फिट किया जा सकता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा था उन्होंने कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्हें किस विषय में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था? नोबेल प्राइज वो किस फील्ड में? ये सिंपल था। ये चूंकि आप जीके के रूप में पढ़ते हैं ना, वहाँ पर भी आपको याद होगा कि मेडिसिन के लिए इनको दिया गया था ना। तो बस फिजियोलॉजी मेडिसिन वो लिखना है और ईयर लिख देना है कि 1968 में इनको दिया गया था। जेनेटिक कोड रिलेटेड इन्होंने काम किया। 3 नंबर यहाँ पर आपके गारंटेड हो जाते। अगला क्वेश्चन पूछा यानी चंद्रयान 3 जो अभी गया था, कहते हैं ना कि करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं ना। तो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम पूछा हुआ है। चर्चा में था, काफ़ी दिनों तक चर्चा में चला। लैंडर के नाम पर भी बार बार न्यूज़पेपर में अगर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें भी चर्चाएं हो रही थी। तो कुछ याद आ रहा है? विक्रम और प्रज्ञान करके ना, बस वही था। तो यहाँ प्रज्ञान जो था वो क्या था? वो रोवर था और विक्रम जो है वो लैंडर था। साथ में आप जोड़ देंगे 2019। नाम लिख देने पर भी 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हैं। पूरी सब कुछ चीज़ें इसी के आसपास घूम रही हैं आजकल। कुछ लोग इसे मानव के लिए, मानव सभ्यता के लिए खतरनाक बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये मनुष्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है क्या? सिंपल सा ये पूछा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक तरीके से बुद्धिमत्ता। मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी है? होमो सैपियंस यानी बुद्धिशील प्राणी है। अब मनुष्य को बुद्धि मिली हुई है, ये इसकी प्राकृतिक है। इसमें शब्द जोड़ दिया है कृत्रिम, यानी कि जो कंप्यूटर है या जो मशीनें हैं वो मनुष्य की तरह ही काम करेंगी या मनुष्य की तरह ही वो सोचेंगी, बट आर्टिफिशियल है। बस इसी को आपको इधर उधर करके लिख देना था। इसमें आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट कैन थिंक लाइक यू, यानी कि वह विज्ञान जिसमें ऐसी मशीनों का निर्माण करना जो मनुष्य की तरह सोचेंगी या मनुष्य की तरह अपने कार्य को संपादित करें। और इसमें आपको मिल जाते हैं। और लगता है कि नहीं मुझे तो एंश्योर चाहिए कि पूरे 3 नंबर मिले, तो जिस व्यक्ति ने एआई को डेवलप किया था उसका नाम जोड़ दो। मुझसे मिस हो गया है वो नाम, याद नहीं तो मैं अभी बता देता। हॉट स्प्रिंग क्या है ये पूछा जा रहा है। हॉट स्प्रिंग, तो हॉट स्प्रिंग यानी कि ये पृथ्वी पर ऐसे स्थान है जहाँ पर जो पानी निकलता है पृथ्वी के गर्भ में से वो गर्म निकलता है। जैसे लद्दाख में भी एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पर पानी जो है गर्म निकलता है। क्यों निकलता है? कि कहीं ना कहीं भूगर्भ में ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से उसके संपर्क में आने वाला पानी गर्म हो जाता है। तो एक प्रकार की ये कैसी है? ये भूवैज्ञानिक घटना है, यानी जियोलॉजिकल फिनोमेना।
तो हॉट स्प्रिंग ये नेचुरल स्प्रिंग है जिनका पानी गर्म होता है। कभी मनाली जाओ तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाता है। तो जियोथर्मल हीट फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर, पृथ्वी के अंदर से। इससे कई ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं जहाँ से बिजली बनाई जाएगी या ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ओके, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है, या पारंपरिक स्रोत से क्या समझते हैं, क्या आशय, ऐसा कुछ प्रश्न था। व्हाट डू यू मीन बाई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी परंपरागत स्रोतों से क्या आशय है, क्या समझते हो। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, जो नष्ट हो जाएंगे उन्हीं को तो मानते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे कोयला हो गया, तो बस उन्हीं का हमें यहाँ उल्लेख करना है। यानी फॉसिल्स मुख्य रूप से होते हैं, जीवाश्म, कोयला उसी से बनता है, पेट्रोल भी उसी से बनता है, नेचुरल गैस जो है वो सब उसी से बनते हैं। तो इनको जो है हम क्या बोलते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं। उनको आपको एग्जाम्पल देना है और अच्छा करने के लिए एक लाइन जोड़ देना है कि ये एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो सोलर मिशन है ये कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय जवाहरलाल राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर एनर्जी मिशन, ये कब शुरू हुआ था। अब कब शुरू हुआ यानी फैक्चुअल डेट पूछी जा रही है। अगर आप डेट और ईयर करेक्ट नहीं लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर वो कुछ भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो वो डेट जो है वो रटनी पड़ेगी, जनवरी 2010 उस समय ये एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक, आप ये लिख सकते। नेक्स्ट, उद्देश्य लिखने से एक नंबर मिल जाएगा कि ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए या जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ ईयर ही मुख्य तो गेम चेंजर है वो रहेगा। जैव आवर्धन क्या है, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन एक प्रकार की क्रिया है जहाँ पर, यानी मैग्निफिकेशन किया, मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है जहाँ पर चीज़ों को हम छोटे को बड़ा करके देखते हैं, बस यहाँ पर भी वही हो रहा है। चीज़ें हम बड़ी करके नहीं देख रहे हैं, यहाँ जो पदार्थ है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन यानी संघनन की क्रिया एक प्रकार से जो है वो चलती जा रही है, तो उसको हम यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन के रूप में जानते हैं। तो इससे जो फूड चेन है, हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होती है। वह क्या है कि यहाँ पर गैर जरूरी जो पदार्थ, हानिकारक जो पदार्थ हैं वो एकत्रित होते, जैसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज निकला, नदियों नालों में बहा दिया गया, अब वहाँ पर वो इकट्ठा हो गया, उसके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, समुद्र के तल पर जमा हो जाएंगी, उनको कोई जो मछली है या अन्य कोई जीव उनका सेवन कर जाएगा, उस मछली या अन्य जीव का सेवन कोई मनुष्य करेगा, तो वो सब धीरे धीरे हमारे फूड चेन में जाती है और ऐसे करके वो पूरे ऊपर शीर्ष तक पहुँचती है। इसी को बायो मैग्निफिकेशन के नाम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये एक संधि थी, अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जो कि ओजोन के परत को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। हमें मालूम है कि ओजोन की परत जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है महत्वपूर्ण है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है उनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर यूवी रेज पृथ्वी पर आ जाती है तो जो लिविंग एंटिटीज हैं, यानी कि जो जीव है, उनको कैंसर होने का खतरा अत्यधिक है, सिंपल भाषा में बोलें तो। ओजोन की परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है लगभग 35 किलोमीटर की हाइट पर, सूर्य से आने वाली इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती। इस यूवी जो है ओजोन की परत O3 से, इसमें क्या हुआ कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करने लगे, या हम ऐसी चीज़ों का यूज करने लगे जिनसे हानिकारक केमिकल्स निकले, जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जानते हैं, CFC। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गए ओजोन के पास पहुंचे और उसके साथ ये रिएक्शन करके इसको O2 में बदल देते हैं, पेरोक्साइड में चेंज कर देते हैं, तो एक बड़ा सा होल डेवलप हो गया था। अब ये होल जो है ये तो पूरे विश्व के लिए एक प्रकार से आपदा है। तब अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई 1987 में, और CFC यानी ऐसे जो हानिकारक गैसें हैं, पदार्थ हैं, उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। और ये अच्छी बात है कि हाँ, अब वैज्ञानिकों ने
को सर्टिफाई कर दिया है कि ओजोन का जो होल हुआ था वो अब पूरी तरीके से फिर से कंप्लीट बंद हो चुका है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के परत में या ओजोन में होने वाले छिद्र से संबंधित था। 1987 में जो संधि हुई थी उसे भरने के लिए यह संधि 3 नंबर आपको दिलाएगा। काफ़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपके। ई वेस्ट क्या होते हैं? तो ई वेस्ट यानी कि जो अनुपयोगी पदार्थ हैं। अब ई शब्द जुड़ा है यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या आ जाएगा? कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें जब तक यूज में आती हैं, ख़राब होने के बाद हम इनको फेंक देते हैं। तो इनको नष्ट करना भी बड़ी समस्या है। ये भी हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, जीवों के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं, है ना। तो स्मार्टफोन, टैबलेट, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, आजकल तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है। तो इन वो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इनके कुछ हिस्से तो रिसाइकल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, खतरनाक केमिकल से ये बनती हैं, तो वो ई वेस्ट कहते हैं। ये आपको लिख देना है। 2 नंबर मिलेंगे, 3 तो इसमें नहीं मिल सकते क्योंकि पूरी अच्छी परिभाषा इसकी डिफाइन करना 10 शब्दों में मुश्किल है। अगला क्वेश्चन था कि ऊपरी महाद्वीपीय भूपर्पटी की संरचना क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? अब थोड़ी देर के लिए अगर हम कॉन्टिनेंटल को भूल जाएं और सिर्फ क्रस्ट पर फोकस करें तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्रस्ट यानी भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जाओ तो फिर क्या आता है? फिर मेंटल स्टार्ट हो जाता है, और उसके नीचे जाओ तो फिर कोर स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये जानकारी तो रखते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसको एक सिंपलीफाइड जो वर्गीकरण किया गया था ना, सियाल के नाम से कहते थे ना। ये सियाल से बनी है ना। ये किससे बनी है? सियाल। ये निफे से बनी है, नहीं, निफे से, आयरन, निकेल और फेरस से ये केंद्र बना हुआ है। तो भूपर्पटी की जो ऊपर वाली परत है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के दिखता है। अब यहाँ कॉन्टिनेंटल शब्द जोड़ दिया, इसका मतलब ये है सिर्फ कि क्रस्ट में महाद्वीप भी आते हैं और महासागर भी आते हैं। तो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसकी रचना या उससे संबंधित चीजें हमें बतानी है। तो इसमें बताने लायक यही है कि इस ऊपरी वाली संरचना में क्या, इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कुछ ऐसे पदार्थों की रहती है कि इसकी डेप्थ लगभग 30 या 32 किलोमीटर होती है। वो एक्यूरेट याद है तो लिख देना। आग्नेय शैल को परिभाषित कीजिए। इग्नियस रॉक क्या रहती है? आग्नेय शैल जो है ये पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने की वजह से बनती है। जो मैग्मा है, मैग्मा गर्म तप्त होता है तो ये ठंडा हो जाता है, यानी कि पहले ये ठंडा होगा, जम जाएगा, और ये शैल की यानी ये प्राइमरी शैल होती है। तो इसमें लिखने के लिए आप 2-3 पॉइंट का यूज कर सकते हैं कि ये प्राथमिक यानी प्राइमरी शैल है जो गर्म मैग्मा के ठंडे होने से निर्मित होती है। उसके साथ कॉमा लगा के जोड़ देते हो कि इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। यही सारी बातें हो जाती हैं। मैग्मा बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। अगर पृथ्वी के क्रस्ट से यानी ऊपर ना आ पाए तो ये मैग्मा के रूप में ही जाना जाता है। लास्ट जो क्वेश्चन था 10वीं यूनिट का, यानी 30 क्वेश्चन पूछे, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन रहा कुछ स्टूडेंट्स के लिए। जलवाही स्तर को परिभाषित कीजिए, यानी एक्यूफर क्या होते हैं, एक्यूफायर क्या होते हैं? तो जलवाही स्तर यानी कि जो भूजल होता है, तो भूजल युक्त अपेक्षाकृत पारिगम्य असंगठित झरझरा तलछट या विखंडित चट्टानों का हाइड्रोलिक रूप से निरंतर पिंड। यानी ये ऐसे समझ लो कि पृथ्वी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है तो वो उन चट्टानों में, उनके पोर्स में होकर के निकलता रहता है, बहता रहता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। बस उसी को जलवायु स्तर के रूप में जाना जाता है। 10 यूनिट से जुड़े जो 3 मार्कर के क्वेश्चन थे, 3 मार्कर के हर यूनिट में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो ज़्यादा कठिन था, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बन जाते थे आसानी से, मगर हर एक क्वेश्चन ने तो प्रॉब्लम की। यानी 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे ही जिनके उत्तर आपसे इतनी आसानी से नहीं बने। ये पेपर 3, आज पेपर 4 था एथिक्स का, तो उसके भी 3 मार्कर जो हैं वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे, जल्दी रखेंगे। तो अगला वीडियो आपको मिलता रहे प्रॉपर तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद आया है, कोई आपके सुझाव हैं, कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो, नए कोर्सेस, नई टेस्ट सीरीज, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।